नमस्ते फ्रेंड। हम भारत का अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने हिमालय से आने वाली नदियों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम प्रायद्वीपीय नदियों को पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है। हिमालय की अपवाद द्रोणियाँ बड़ी होती हैं इनकी अपेक्षा में। इसकी हम पहली अपवाद द्रोणी के बारे में पढ़ते हैं। नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में ये नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है, जैसे जबलपुर के निकट संगमरमर के सहलों में ये नदी गहरे गोर्ज से बहती है तथा जहाँ ये नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। ये भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भरतपुजा तथा पेरियार है। जो हमारी इसमें बताया गया है कि उन राज्यों के नाम पता है जहाँ से ये नदियाँ बहती हैं। तो हमारी पहली नदी है साबरमती, जो कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले से बहना स्टार्ट होती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। दूसरी नदी है माही नदी। ये मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और गुजरात से होते हुए अरब सागर में जा गिरती है। और ये इसकी एक खासियत और है, ये कर्क रेखा को दो बराबर भागों में भी काटती है। तीसरी नदी है भरतपुजा। इसे नील नदी या पोन्नानी नदी भी कहते हैं। ये तमिलनाडु की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और इसका जो मुख्य प्रवाह है वो केरल राज्य में है। ये केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चौथी नदी है पेरियार। ये तमिलनाडु की सीमा से पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और केरल राज्य से होते हुए अरब सागर में चली जाती है। और ये केरल की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी में से एक है। केरल की इसे जीवन रेखा भी कहते हैं। तो हमने दूसरी लंबी कौन सी पढ़ी थी केरल की? भरतपुजा। और फर्स्ट लंबी जो है वो है पेरियार नदी। आगे कंटिन्यू करते हैं। गोदावरी द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा तथा पैनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम तीन सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मांजरा, वैनगंगा तथा पैनगंगा। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुटलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कवानी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है।
इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसमें बताया गया है कि अपने एटलस में देखें। अब हम इसमें पढ़ेंगे झीलों के बारे में। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए गए हैं, ये पिंक बॉक्स में, तो हम देख लेते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। दूसरे बॉक्स का फैक्ट देख लेते हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। अब झीलों के बारे में पढ़ लेते हैं। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहां नौकायन, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन तरह का पूछा गया है, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। या हमें झील की डेफिनेशन बताई गई है कि पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे ही झील कहते हैं। इसमें फिर से फैक्ट्स दिया गया है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अराल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमालयों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकोर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोदिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलोरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में सिलाव अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में ये पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्रकृति सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इसमें ये बताया गया है। नदियों का जो अर्थव्यवस्था महत्व है वो क्या है। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। इसमें एक नदी प्रदूषण के बारे में बताया गया है।
नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक बार वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। इसमें बस कुछ नहीं, ये बच्चों के हिसाब से थोड़ा बहुत क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं, हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ना था मैन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें बॉक्स में दिया गया है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। ये कुछ योजना है जो हमें मेंस में लिखने के काम आती हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।